आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भाषण सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था की कुछ जरूरी बातों का उल्लेख किया है। उनका मानना है कि इनको मानकर ही प्रजातंत्र सफल बनाया जा सकता है। तो देखिए, ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे, इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। लेखक ने बताया है कि इंग्लैंड में राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में अंतर रखा गया है। राजनीतिक दलों से संबंधित कार्य उनके दल के कार्यालय में होते हैं और सिविल कार्यालय में सरकारी नीति को लागू करने के कार्य होते हैं। सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। सरकार के द्वारा जो नियुक्त कर्मचारी होते हैं वे स्थायी होते हैं। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, उस समय कोई सी भी पार्टी शासन कर रही हो, यह सभी पार्टियों की आज्ञानुसार कार्य करने वाले होते हैं। ये जितने भी कर्मचारी होते हैं, ये पार्टियों के अनुसार जो नियम बनाए जाते हैं, जो आदेश होते हैं, उनके अनुसार वे कार्य करते हैं। इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसमें किसी मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका कारण है कि शासन निष्पक्ष रहना चाहिए। यदि शासन के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो क्या होता है, शासन निष्पक्ष नहीं रहता है। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यह बात प्रचलित थी। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी तब भी यही नियम प्रचलित थे। मुझे स्पष्ट रूप से एक अनुभव याद आ रहा है जो मुझे इस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वायसराय के नाम से दिल्ली में कोई न कोई स्ट्रीट या क्लब है। ऐसे एक ही वायसराय या गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्था नहीं है। उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे, लेकिन उनके नाम पर दिल्ली में कोई क्लब या स्ट्रीट नहीं थी। स्ट्रीट यानी गली या कॉलोनी। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था और बहुत से काम थे जो मेरी देखरेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से मुझे कहा कि मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता है। सभी का नाम है लेकिन केवल उन्हीं का नाम नहीं है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने क्या कहा कि क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम से किसी संस्था या कार्य का नाम नहीं कर सकते? सभी वायसराय के नाम पर कोई न कोई संस्था है, केवल उन्हीं का नाम नहीं है। उस समय डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे। उन्होंने उस समय कहा कि वे उस पर विचार करेंगे। मैंने कहा, मैं विचार करूंगा। उन दिनों में जमुना के ऊपर एक बांध बनाने का विचार कर रहा था ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने कहा, मैं विचार करूंगा। उन दिनों में जमुना के ऊपर
एक बांध बनाने पर विचार कर रहा था ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिसका नाम H.C. पारायर था, जो एक यूरोपियन था, कहा, पारायर महाशय, वायसराय के सेक्रेटरी ने मुझे यह बात कही है। क्या तुम समझते हो इस संबंध में हम कुछ कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं उसने उत्तर दिया होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय उसने क्या उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। लेखक का मानना है कि आज ऐसा करना या ऐसा उत्तर देना लगभग असंभव सा है। मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव सा लगता है। लेखक कहते हैं कि प्रजातंत्र में सरकार को नीति बनानी होती है और सरकार की नीतियों के संचालन का काम कार्यपालिका करती है। लेकिन ब्रिटेन की प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कोई भी अधिकारी सरकार की मंत्री की इच्छा के विपरीत सलाह ले सकता था, किंतु भारतीय प्रजातंत्रीय व्यवस्था में आज के मंत्री की इच्छा के विरुद्ध किसी भी अफसर के द्वारा ऐसा कुछ भी कहना असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन उन दिनों संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था। लेकिन ऐसा कहना ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संभव था। सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। उस समय यह नीति थी कि सरकार के द्वारा जो नीति बनाई जाती है, उन नीतियों के संचालन का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता था। तो कार्यपालिका की व्यवस्था में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय करना, शासन का काम है नीति बनाना। उसका यह काम नहीं है कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या पक्षपात से काम ले। शासन का काम है नीति बनाना। सरकार द्वारा शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसका काम हस्तक्षेप करना नहीं है। उसका काम केवल नीति तय करना है। यह बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम इस मर्यादा का एकदम त्याग कर दें। लेखक कहते हैं कि प्रजातंत्र के लिए यह बात महत्वपूर्ण है, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है, अब ऐसा मालूम होता है कि भारत में शासक वर्ग इस रीति को छोड़ते जा रहे हैं। यानी वे नीति तो बनाते हैं, लेकिन वे कार्यपालिका के कार्य में भी हस्तक्षेप करते हैं। इस तरह के कार्य को देखकर ऐसा लगता है कि भारत में शासक वर्ग इस परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं, और अब तो संभावना इस बात की भी है कि वह इस नीति को सदा के लिए छोड़ दें। और अब तो ऐसा लग रहा है कि इस नीति को वे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि प्रजातंत्र में सरकार नीतियाँ बनाती है, उसे कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रजातंत्र में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए शासन करना आवश्यक है। आगे देखिए। मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन के लिए चौथी शर्त आवश्यक
है वह यह कि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। लेखक ने बताया है कि प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए यह शर्त मानना भी आवश्यक है कि विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें, यानी जो नियम बनाए जाते हैं उनका पालन करना भी आवश्यक होता है। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है। बहुत से लोगों के मन में विधि के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनको मानने का बड़ा उत्साह होता है। उन लोगों में से हूँ जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार हैं। आज मैं यदि उन लोगों में से बात करूं तो वर्तमान समय में जो नियम बनाए गए हैं लोग उन्हें केवल नियम तक ही सीमित रखते हैं। उन नियमों को मानने के लिए वे तैयार नहीं हैं, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थिपंजर मात्र है। हम नियम तो बना लेते हैं लेकिन नियम का पालन करना भूल जाते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं, यानी नियमों को मानने के लिए जो नैतिकता का पालन किया जाता है, वह केवल अस्थि पंजर मात्र है, वह केवल हड्डियों का ढांचा ही है। इंग्लैंड में यह बात विधान की मर्यादा कहलाती है, लेकिन इंग्लैंड में विधान विधान के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनका एक सीमा में पालन किया जाता है। लोगों के खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए। जिस प्रकार की खेल के नियमों का पालन किया जाता है उसी तरह विधान के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनका पालन भी करना चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही है मैं आपको बताऊं। इस समय मुझे एक दो बातें याद आ रही हैं जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की। यदि आपको ध्यान हो तो अमेरिका के उपनिवेशों ने जब वहाँ की शासन व्यवस्था का विरोध किया तो उस समय वहाँ के नेता वॉशिंगटन थे। यह कहने से कि वॉशिंगटन उनका नेता था, अमेरिकी जीवन में उनका वास्तविक स्थान था, हमें स्पष्ट नहीं होता। वॉशिंगटन उनका देवता था, वॉशिंगटन उनका भगवान था। यदि आपको याद हो तो अमेरिका में वॉशिंगटन जिस समय नेता थे तो उस समय अमेरिका में वॉशिंगटन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। वॉशिंगटन के लोग, अमेरिका के लोग वॉशिंगटन को देवता की तरह मानते थे। वॉशिंगटन उनका भगवान था। वॉशिंगटन उस समय उनके सब कुछ थे। यदि आप उनका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़े तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वॉशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। यदि आप वॉशिंगटन के जीवन के बारे में और वॉशिंगटन के इतिहास के बारे में पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि जब अमेरिका में विधि की रचना हुई, यानी संविधान बनाया गया, तो उस समय अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति वॉशिंगटन को ही चुना गया। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई, जब उनके शासन करने की जो कार्यकाल था वह पूरा हो गया, उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने से साफ मना कर दिया। मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि वॉशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा होता तो वह हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता।
लेखक ने बताया कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वॉशिंगटन राष्ट्रपति पद के लिए यदि 10 बार खड़े होते तो 10 बार वे जनता की सर्वसम्मति से निर्विरोध यानी बिना किसी विरोध के चुने जाते, लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने के लिए उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि वॉशिंगटन 10 बार प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा होता तो हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता, लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। इससे उनका कारण पूछा गया तो उसका उत्तर था, दूसरी बार जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने के लिए मना कर दिया तो उनका उत्तर था, किनका उत्तर? वॉशिंगटन का। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए वॉशिंगटन को लोग दूसरी बार भी राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका उत्तर था, प्रियवर आप भूल गए हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। जब जॉर्ज वॉशिंगटन से लोगों ने पूछा कि वह दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों नहीं बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि अमेरिका का विधान एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है और इस विधान के अनुसार इस नियम के अनुसार अमेरिका एक लोकतंत्र तथा उसका राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। हमने यह विधान इसलिए बनाया था कि हम कोई परंपरागत राजा नहीं चाहते। इस विधान को बनाने का उद्देश्य यह था कि अमेरिका के लोग एक ही वंश में उत्पन्न होने वाले राजा नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि पिता के पश्चात उसका पुत्र शासन करे। हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते थे, यानी वे नहीं चाहते थे कि पिता के बाद पुत्र शासन करे। हम कोई अन्य शासक या डिक्टेटर भी नहीं चाहते थे। वे कोई एकमात्र अटल शासक या तानाशाह शासक नहीं चाहते थे। वे हर बार एक नया राष्ट्रपति चुनना चाहते थे। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको प्रतिवर्ष प्रति काल विभाग अपना प्रेसिडेंट बनाए रखने लगे, मेरी ही पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? इंग्लैंड के राजा की अधीनता छोड़कर अमेरिका में आने के बाद भी यदि वे उनको हर साल और प्रत्येक काल के लिए कार्यकाल के लिए यदि उन्हें राष्ट्रपति चुनेंगे तो जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन होगा, उन नियमों का उल्लंघन होगा। जब मुझे ही इंग्लैंड की राजा का स्थापन्य बना देते तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया था। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति भी एक तरह से इंग्लैंड के राजा जैसा हो जाएगा तो इससे इंग्लैंड के राजा के प्रति जो विद्रोह का जो लक्ष्य बनाया गया था वह नष्ट हो जाएगा। उसने कहा कि आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे तो मुझे दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालने पर मजबूर हो। लेकिन जब मैंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। वे बताते हैं कि यदि उनके प्रति श्रद्धा की भावना
और विश्वास के कारण उन्हें दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का आग्रह किया जाता है तो नियम टूटेगा जिसको उन्होंने स्वयं बनाया है। अतः उनको दूसरी बार राष्ट्रपति पद लोगों के श्रद्धा भाव के कारण ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक बार और खड़े करने के लिए राजी कर लिया। लेकिन अंत में क्या हुआ? अमेरिका के लोगों ने जॉर्ज वॉशिंगटन को एक बार और खड़ा होने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने मान लिया। लेकिन तीसरी बार जब पुनः लोगों ने उनसे आग्रह करने के लिए गए तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि प्रजातंत्र की सफलता में नियमों और कानून को मानने पर निर्भर होती है। अपने हित में किसी नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए पुनः राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होना नहीं चाहते थे। उन्होंने इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है कि यदि संविधान के द्वारा कोई नियम बनाए जाते हैं, कोई कानून बनाया जाता है तो उसका पालन होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।